नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। टोटल टीवी की महा कवरेज लगातार जारी है। सबसे सटीक, सबसे पहले और सबसे बड़ा एग्जिट पोल कुछ ही देर में आपके सामने होगा। टोटल टीवी की टीम ने हरियाणा की हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर तकरीबन 18,000 से ज्यादा लोगों की राय ली। सटीक विश्लेषण के साथ टोटल टीवी का एग्जिट पोल हमेशा विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरा है और एक बार फिर से खरा उतरने को तैयार है। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा का वोटर क्या कहता है, एग्जिट पोल के जरिए टोटल टीवी का सटीक विश्लेषण लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर में आपके सामने आंकड़े भी होंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को लेकर कि इस बार हरियाणा के जनता के मन में क्या है, वोटर ने क्या तय किया है। जो मतदान हुआ 5 बजे तक 61% वोटिंग हुई, वो वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है। जब पूरा आंकड़ा सामने आएगा, वो आंकड़ा क्या होगा? क्या वो आंकड़ा बदलाव का होगा या फिर बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी? हमारे साथ एक मजबूत पैनल लगातार बना हुआ है और उस पैनल के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल सामने आएगा, लेकिन उससे पहले जो माहौल है, जिस तरीके के सवालात उठ रहे हैं बीजेपी की कार्यशैली को लेकर या बीजेपी की सरकार को लेकर, कांग्रेस के जोश और जज्बे को लेकर, यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। हालांकि एग्जिट पोल आएंगे तो स्थिति साफ होगी। अनिल बंसल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक से पहले भी यह सवाल था कि कांग्रेस मजबूत हुई या कांग्रेस को मजबूत बनाया गया। पहले और अब में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, अब ये 24 का महामुकाबला। देखिए, ये बात तो जो कही गई बिल्कुल सही है कि बीजेपी की नाकामियों या गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसा कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया हरियाणा में, कोई जनता के साथ जुड़ाव नहीं हुआ और इसके बदले हम देखते हैं कि आपसी फूट की ही पार्टी लगातार वहाँ शिकार बनी रही। और जो अभी हुड्डा जी की हम बात कर रहे हैं, हुड्डा जी बड़े नेता निश्चित रूप से हैं और स्वाभाविक पसंद भी उन्हीं को माना जा रहा है कि पार्टी शायद, चूंकि जब उनके कहने पर सारे टिकट बांटे गए हैं तो एक तरह से मन बना लिया होगा कि वही चीफ मिनिस्टर होंगे। पर हम ये नहीं भूल सकते कि हुड्डा जी के ही कारण जो पार्टी ने आर के आनंद को सपोर्ट किया था राज्यसभा में, वो हार गए थे। हुड्डा जी के कारण ही जी टीवी के मालिक चुनाव जीत गए थे। हुड्डा जी के कारण ही अभी एक उनके बेटे ने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन हुआ तो वो सीट कांग्रेस बीजेपी के पास चली गई। तो ये सब चीजें भी उनके खाते में जाती हैं। और बड़ा नेता वो होता है जो गुटबाजी करने के बजाय सबको साथ लेकर चलता है। तो निश्चित रूप से वो तो अलग विषय है कि केंद्र में आज कांग्रेस कमजोर है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी वो धमक या पकड़ नहीं है कि वो अपनी बगावतों को रोक सकें। हिमाचल प्रदेश में हमने इसका उदाहरण देखा ही था, और जगह भी राज्यों में होता रहता है, इससे पहले राजस्थान में हो चुका। बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि आज बीजेपी केंद्र की सत्ता में है तो कहीं कोई चाहकर भी विधायक बगावत नहीं कर सकता। अनिल विज 5 बार के हों, 6 बार के हों, जब उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया तब वो चुप रहे, तो मुख्यमंत्री पद की बात क्या करेंगे वो? तो ये सारा कुछ परिस्थितियां इस पर डिपेंड करती हैं। हमने बहुत कुछ देखा है कि केंद्र में स्थिति क्या है। इंदिरा गांधी जिसको चाहती थी मुख्यमंत्री पद से हटा देती थी, राज्यपाल बना देती थी, केंद्र में मंत्री बना देती थी, कोई चू नहीं करता था क्योंकि केंद्र मजबूत था। आज हालत यह है कि कांग्रेस चूंकि केंद्र में कमजोर है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति नहीं है, तो उसको छत्रपों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़े बड़े, जो अभी महेश्वरी जी ने कहा कि जब 2005 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हटा के भजन लाल को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए थे। तो ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि परिस्थितियां क्या रहती हैं, आज क्या स्थितियां हैं या कितनी सीटें आती हैं। ये इसमें मुझे संदेह नहीं है कि ज़्यादा सीटें आने पर भी कांग्रेस शायद ये जोखिम नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि वो हिमाचल की बगावत, कर्नाटक में भी उनके यहाँ फूट चलती रहती है, राजस्थान में सब हम देख चुके। इन सारी परिस्थितियों के नाते हुड्डा जी एक तरह से बने रहेंगे और उन्हीं का ज़्यादा वर्चस्व नजर आ रहा आज की संभावनाओं में। जी देवेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं और सवाल यह है कि जिस तरीके से इस चुनाव के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी और बीजेपी की सरकार की वादा खिलाफी, यानी कि वो जो सत्ता विरोधी लहर का जिक्र किया, दोनों को हम अगर जोड़ते हैं, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो कौन ज्यादा कमजोर है, कौन ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, किसको ज्यादा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि एग्जिट पोल आने में कुछ वक्त है जब हमको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या होने वाली है, किस ओर इशारा हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान तो सकते हैं कि नुकसान अगर बीजेपी को हुआ तो क्यों हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ तो क्यों हुआ। अगर कांग्रेस नुकसान में जा रही है तो क्या वो गुटबाजी उसकी वजह होगी, जिसमें कुमारी शैलजा ने कई जगह प्रचार नहीं किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगे रहे, इधर से उधर गए, और आज जब हम कांग्रेस की सरकार का जिक्र कर रहे हैं तो शैलजा भी सामने खड़ी है मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए पंकज, 3 कारण मैं मानता हूं। अगर कांग्रेस में उत्साह बढ़ा है, कांग्रेस सत्ता की दावेदार बनी है और संभावनाएं और आसार लग रहे हैं कि शायद
कांग्रेस की सरकार बन सकती है। उसकी वजह तीन है। पहले तो यह कि एंटी इनकम्बेंसी हमेशा 10 साल तक, हरियाणा 1966 से बना है, 34 और 24 से आप देखिए, 34 और 24 58 साल हो गए हरियाणा को बने। 58 साल में जो भी सरकारें बनी, कोई सरकार तीसरी बार रिपीट नहीं हुई है जी। एक बात तो ये, भूपेंद्र हुड्डा की भी सरकार 2 कार्यकाल पूरा किए थे लगातार उसने। अब भजनलाल मुख्यमंत्री रहे 11.5 साल, 5 बार में रहे, बंसी लाल रहे, ओम प्रकाश चौटाला रहे पूरे 6 साल रहे, लेकिन 4 एक बार बने वो भी। तो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे या उसके करीब 9.5 साल मनोहर लाल जी है। दिन किसके जा रहे हैं ये थोड़ा सेंस करना पड़ेगा, लेकिन 9.5 साल मनोहर लाल ने पूरे किए और 9.5 साल लगातार बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए। 3 कारण मैं देखता हूं अगर कांग्रेस को थोड़ा सा उत्साह कांग्रेस में नजर आ रहा है। पहली वजह वही एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर कि लोगों में नाराजगी तो है, युवाओं का मसला है, बेरोजगारी वाली बात है। जो आंकड़े आते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी पे 37% हो गया, 35% हो गया, नंबर 1 हो गया, एक तो ये बात जी। दूसरा पंकज, जो बदलाव का जो प्रवृत्ति होती है, मानवीय प्रवृत्ति, आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, मर्सिडीज जो महंगी गाड़ी है, स्टेटस सिंबल की है, आप 6-7 साल चलाएं, आपका मन करता है यार इसको बदलो। हालांकि महंगी गाड़ी है, सब लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन आपका मन होता है यार इसका बदला जाए। आदमी नयापन देखना चाहता है, बदलाव की प्रवृत्ति, बदलाव स्वभाव होता है। दूसरा कारण ये। तीसरा ये कि 2014 और 19 के मुकाबले जब 2 बार बीजेपी की सरकार बनी, लोकसभा में भी अच्छी खासी सीटें आई, उसके बाद कांग्रेस निराशा की स्थिति में थी। 14 में तो बिल्कुल मृत प्राय जैसे कह सकते, जब मोदी जी की आंधी चली, बीजेपी अपने दम पर सरकार बना गई। लेकिन 19 में भी जैसे कैसे 31 सीटें कांग्रेस पाई, लेकिन सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुई। अब तीसरा कारण जो मैं देखता हूं, कांग्रेस में उत्साह है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जी। यही 3 कारण है जिस वजह से मैं मानता हूं कांग्रेस की अपनी कोई उपलब्धि नहीं कि जनता से कनेक्ट किया हो, जनता के लिए संघर्ष किया हो, कांग्रेसियों ने जनता के हितों के लिए आवाज उठाई और पुलिस की लाठियां खानी पड़ी हो, बहुत बड़े धरने प्रदर्शन हो। मेरे को लगता है कांग्रेस नेता अपनी टिकट की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं, बजाय लोकसभा चुनाव या विधानसभा पब्लिक के हितों की, पब्लिक के लिए संघर्ष करने की बजाय कांग्रेस के नेता अपनी टिकट की लड़ाई लड़ते रहे। लोकसभा चुनाव में हमने देखा है, विधानसभा में भी कुछ ऐसा है, टिकट तो लेना चाहते हैं लेकिन जनता के हितों की, जनता के लिए संघर्ष करना, उसमें वो मादा दिखाई नहीं दिए कांग्रेस में। तो ये 3 कारण है जिस वजह से मेरे को लगता है, मतलब जो लोग बीजेपी से चिड़े हुए हैं या बीजेपी को बदलना चाहते हैं, बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं, वो लोग कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। जी महेश, आपके पास में आ रहा, आप तो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि कांग्रेस खुद कमजोर, खुद मजबूत नहीं हुई, बीजेपी ने उसे मजबूत बनाया। लेकिन एक मौका होता है हर किसी के पास काम करने का, एक लंबा वक्त 10 साल तक आपके पास था सरकार चलाने का, आपने सरकार चलाई भी, लेकिन उसमें तमाम तरह की खामियां, हालांकि अंत में आप उन खामियों को दूर करने की कोशिश करते दिखाई दिए, जनता के मन में आप जगह बनाने की कोशिश दिखाई दिए। इसके अलावा भी देखिए, बिना संगठन के कांग्रेस अगर चुनाव जीत जाती है, अपने बिना मेहनत के कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, तो ये कांग्रेस के लिए सोने पर सुहागा होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि थोड़ी बहुत पसीना आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बहाते दिखाई दिए। इसके अलावा भी कोई और चीज ऐसी है जो एज देती है कांग्रेस को? एक चीज ऐसी है जो एज देती है कांग्रेस को। दरअसल हरियाणा प्रदेश में 10 सालों तक हालांकि जाट मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई थी, लेकिन मूल रूप से माना जाता था कि जाट और गैर जाट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और जाटों को हाशिए पर रखा गया। हाशिए से उनका, मेरा अभिप्राय यह है कि तमाम जो मलाईदार पोस्टें थी, तमाम जो ऐसी डेजिग्नेशन माने जाते हैं जहां पर पावर भी है, जहां पर पैसा भी है, तो ऐसे पदों से यहां जाटों को दूर रखा गया था, गैर जाट लोगों को स्वीकार्यता वहां पर दी गई थी। और सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की भी अगर बात की जाए तो वहां पर तमाम जो महत्वपूर्ण कुर्सियां थी वहां पर गैर जाटों को प्राथमिकता दी गई। इन 10 सालों के दौरान जाट समाज के लोगों में कहीं ना कहीं ये भावना आई कि जब जाट मुख्यमंत्री था तो परिस्थितियां कुछ और थी। तमाम बड़े पदों पर जो है जाट चेहरे ही नजर आया करते, जाट समाज के लोग ही उन कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आया करते। लेकिन 10 सालों में जो बदलता चला गया, लेकिन जो लोग महसूस नहीं कर पाए, समाज विशेष के लोग इस बात को महसूस कर रहे थे कि सिविल सचिवालय में कुर्सियों पर बैठे
बैठे लोग बदल गए हैं। इसके अलावा जो चाहे पुलिस महकमे की बात की जाए, दूसरे बड़े महकमों की बात की जाए, जो मलाईदार पोस्ट थी या जो पावरफुल पोस्टें थी वहां पर गैर जाटों को प्राथमिकता दी गई। इन 10 सालों में क्या हुआ? इन 10 सालों में जाट समाज के लोगों ने एक बात को समझ लिया कि आप जिला पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक की कुर्सियां एक साथ हासिल नहीं कर सकते। अगर सत्ता पर काबिज होना है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही पावर समाहित है और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बाकी सारी कुर्सियों को छोड़ना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो जिक्र अभी चल रहा था कि राव दान सिंह को जाट वोट शिफ्ट हो गया, दरअसल वो वही सबसे बड़ी वजह थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूती का अगर जिक्र हो रहा है तो वो भी सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर जाट वोटर्स को गारंटी वाला वोट कांग्रेस पार्टी के लिए माना गया और गैर जाटों को वहां पर टिकट देकर साधने का काम किया गया कि ओबीसी जो है, हालांकि उनकी संख्या कम है लेकिन यहां पर ओबीसी चेहरे को सामने रख दिया जाए, जाट वोटर तो कांग्रेस पार्टी को देगा ही। ओबीसी प्लस जाट का कॉम्बिनेशन बनाया गया तो ओबीसी चेहरा यहां पर जीत हासिल कर सकता है। 10 सालों में जाट समाज के लोगों ने यह सीखा कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने लिए आरक्षित करो और बाकी जो पद हैं उन्हें छोड़ने के लिए खुद को तैयार करो। मुझे लगता है कि ये जाट वोटर्स ने समझने का काम किया है। अब चाहे विधायक की बात हो, सांसद की बात हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो अपने वोट किसी दूसरे को देने के लिए तैयार है। सोशल इंजीनियरिंग अगर किसी ने की है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। 10 सालों में यह बड़ा परिवर्तन मैं देख पा रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के एक क्षत्रप, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो इसीलिए इस्तेमाल किया कि जाट वोटर्स ने यहां कांग्रेस पार्टी के लिए गारंटी वाला वोट खड़ा करने का काम किया और इसी का फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाकर अलग अलग सीटों पर गैर जाट चेहरों को सामने रखा और जाट वोटर्स ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम किया, जिसके बूते 5 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल पाई। और किसी और दिन इस बात का जिक्र करेंगे कि 5 सीटों से ज्यादा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हासिल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा की 5 सीटें ही सूट कर रही थी। और अब भी अगर इस विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो यहां पर एक बंपर जीत कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती थी, लेकिन 50 के आसपास ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीटें सूट कर रही हैं। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल का जब चुनाव परिणाम सामने आएगा तो इसी के आसपास कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आएगी। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिसके साथ जाट है उसके ठाठ है हरियाणा में, इस बात का जिक्र शायद महेश करना चाह रहे हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन जाट वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को बांध के रखा, पकड़ के रखा और इसीलिए बीजेपी ने भी हार मान ली। ये कह दिया कि देखिए इनको तो छोड़ ही दीजिए, उसके अलावा कोई भी समीकरण हो आप बना सकते हैं। देखिए, एक वर्ग विशेष के साथ लेकर राजनीति नहीं की जा सकती जी। और ये देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा हो चाहे कांग्रेस का, बात छत्तीस बिरादरी की होती है, सर्व समाज की होती है। सर्व समाज से ही आप जो है शासन चला सकते हो, चाहे चौधरी भजन लाल जी रहे हो, चाहे उसके बाद कोई भी रहा हो। तो ये छत्तीस बिरादरी की बात होती रही है, सभी को साथ लेकर चलने की बात है। अब जिस तरह महेश जी कह रहे थे, मैं हालांकि इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मनोहर लाल जी का पहला कार्यकाल था तो 14 विभाग कैप्टन अभिमन्यु के पास थे और किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ अलग से थे, सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष अलग से थे। और जब दूसरा कार्यकाल आया तो यही विभाग जो है वो दुष्यंत चौटाला के पास थे। और ये देखिए, सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजा गया। ये बात ठीक है कि जाट समाज को मुख्यमंत्री पद ही चाहिए, इससे कम कुछ स्वीकार्य नहीं है, इससे कम वो अपना शासन मानते नहीं है, वो अपना राज मानते ही नहीं है। तो ये और एक कारण ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जाट नेता हैं उन्होंने जाट समुदाय में अपनी छवि या अपनी पकड़ नहीं बनाई, जाट समाज उनको स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो है, जो सुभाष बराला भी चुनाव हार गए, कैप्टन अभिमन्यु भी हार गए और ओम प्रकाश धनखड़ भी चुनाव हार गए। तो ये एक बात है कि वो अपनी छवि नहीं बना पाए, अपने समाज में नहीं बना पाए, अपने समुदाय के नेता ही नहीं बन पाए। और ये बात है कि अगर राजनीति करनी है तो एक वर्ग विशेष के साथ मिलकर आप राजनीति नहीं कर सकते। आप देश वाली बेल्ट के अंदर भी अगर आपको जन समर्थन चाहिए तो जीटी रोड बेल्ट में भी चाहिए, अहिरवाल में भी चाहिए। तो देखिए, सभी का वर्गों का साथ मिलेगा तो तभी आप शासन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, चौधरी भजन लाल जी थे, वो कहते थे कि मेरा परिवार पंजाब से, भावलपुर पाकिस्तान से आया है तो इसलिए मैं पंजाबी हूं और मैं कारोबार करता हूं, व्यापार करता हूं, इसलिए मैं बनिया हूं और मैं जो है शाकाहारी हूं, मीट मांस नहीं खाता तो इसलिए मैं जाट हूं। तो मतलब वो हर वर्ग से, हर समुदाय से अपना लगाव जोड़ते थे। और यही बात है कि अगर शासन करना है तो 36 बिरादरी का समर्थन तो लेना ही होगा। जी, महेश्वरी जी आपके पास में आ रहा हूं। यही सवाल जो अभी प्रदीप, जो अभी महेश और देवेंद्र और सोनी जी से पूछा कि किस तरीके से ये माहौल बना है, किस तरीके से ये देखा जाए कि कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि एग्जिट पोल साफ करेंगे, कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल भी सामने आ जाएंगे।
ये कहां से ऐसी चीज आई, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, उसके बाद भी आपको थाली में मिल रहा है? देखिए, अभी बहुत सारे साथी बात कर रहे थे जाट समुदाय की। जी। इत्तेफाक की बात यह कि मैं मेरठ से आता हूँ, जो जाटों का हिंटरलैंड माना जाता है। हरियाणा पोस्टेड रहा, मैं राजस्थान भी देखा। मथुरा के भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष इस बात पे है कि हमने जाटों के लिए क्या नहीं करा। हमने मथुरा से राज्यसभा के लिए एक जाट भेजा, उपराष्ट्रपति हमने जाट बनाया। अभी जैसे वीरेंद्र जी ने कहा, सुभाष बड़ला को आपने राज्यसभा में भेजा, बोले हमने जाटों के लिए सब कुछ करा, फिर भी जाट में वोट नहीं देते। और ये समस्या आज से नहीं है। जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिर के और चरण सिंह की गवर्नमेंट को सपोर्ट करा अडवाणी एंड कंपनी ने, तो वो ये कह के करा था कि हमें एग्रीकल्चर बेल्ट में अपनी घुसपैठ करनी है। सिर्फ भैरव सिंह जी इसमें कामयाब रहे जाट बेल्ट में घुसने पर, जब उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया जो धौलपुर जाट स्टेट की महारानी थी उसको इंट्रोड्यूस करा। वहां तो जाट उनके साथ रहे कुछ समय तक, लेकिन वहां भी जब वसुंधरा राजे को हटाया तो जाट वहां भी हट गए। तो ये कहना कि जाट कांग्रेस के साथ जो है जाटों का जुड़ाव है, नहीं है। उनका मानना यह है कि बीजेपी के साथ जाटों का जुड़ाव नहीं था, ना है। ये बीजेपी को एक बड़ी गलतफहमी रही है और उसके अंदर वो हमेशा ऐसे ऐसे काम करती रही। ये तो एक अलग इशू हो गया। अब सवाल इस बात का है कि दूसरी बात मैंने एक साहब से कही, क्या अगर 75 सीट आ गई और उन्होंने नहीं बना हुड्डा को, तो बोले जी फिर वो सिरसा से हवाई जहाज से जाएगी वोट लेने के लिए। मैंने कहा चौधरी चरण सिंह इमरजेंसी में लोग जब मिलने आए, वो पैरोल पे आए, तो उन्होंने कहा भी तुम लोगों में से किसी ने थाने में जाके पूछा कि हमारे चौधरी साहब को क्यों गिरफ्तार करा? हरियाणा भर में सोनी जी आपको बतलाएंगे कि कितने जाट गिरफ्तार हुए इमरजेंसी के टाइम में। हरद्वारी लाल वगैरह हुए तो अपोजिशन के नेता थे वो, लेकिन वैसे जाट समुदाय जो है वो आंदोलन तो कर लेगा, लेकिन जेल जाने से बहुत डरता है। मेरा अपना इंप्रेशन है, मैं इसमें गलत हो सकता हूं। तो उसमें उस हालत के अंदर ये मानना, उन साहब ने कहा वो हेलीकॉप्टर से जाएगी, वो वैसे नहीं जा पाएगी। कांग्रेस हाईकमांड का आज तक ये रोल रहा है कि इंदिरा गांधी ने बहुगुणा जी को बुलाया दिल्ली, और बहुगुणा जी अपने साथ एक मंत्री को लाए। उस मंत्री ने मुझे बतलाया कि बहुगुणा जी मिलने गए मिसिस गांधी से, वो मंत्री कार में नीचे बैठे रहे, 5 मिनट में लौट आए। बोले आप बड़ी अजीब औरत है। उनने मुझसे कहा बहुगुणा जी लोग ये चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें। बोले आप क्या चाहती है? बोले मेरे चाहने से क्या होगा, लोग ये चाह रहे हैं। तो क्योंकि मैं इस्तीफा दे आया। इस तरह से जब जेब में से पर्ची निकाल कर रखेंगे बीजेपी वाले, जैसे अभी अनिल बंसल जी ने बतलाया कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या और जगह, जब आपने जनतंत्र खत्म करने का तय कर लिया है कि जनतंत्र को खत्म करना, बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है उनके कथने और करने में। वो वही काम कर रहे जो कांग्रेस करती थी, कांग्रेस भी वही काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है जनता के बीच में। इसलिए इसमें ये मानना कि कितनी सीट आएंगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी ने बाद में इलेक्शनरिंग में कन्वेंसिंग में ये भी डाला कि भाई चीफ मिनिस्टर की सीट ओपन है। कई कैंडिडेट थे भाई, उसमें राव इंद्रजीत का भी नाम था और अनिल विज साहब का भी नाम था। लेकिन बाद में अल्टीमेटली जब आपने तय कर लिया है कि भाई हमें तो जो हमारा चाहे नुकसान हो जो हो, लेकिन चलेगी हमारे मन की बात, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। कोई घर का परिवार भी हो, कोई बिल्डिंग भी हो, तो 100 साल नहीं जिंदा रहती, वो 100 साल में टूट जाती है। जब कोई संस्था बनी है तो संस्था टूटेगी भी और संस्था रहेगी भी। तो इन सब चीज़ों को, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि अब तो हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि आपका एग्जिट पोल आए। हालांकि कई एग्जिट पोल जो छोटे छोटे, कई बार ऐसा भी होता है एग्जिट पोल का, मैं अपने जो दर्शकों के लिए बतलाऊं, पंजाब के अंदर मैं था, वायलेंस हुआ करता था, खबर आई कि 25 मर गए। उसने यूएनआई और पीटीआई 2 एजेंसी थी, उनमें से एक ने 28 लिख दिए। मैंने अब 28 को लिख के, बोले 3 रास्ते में भी तो मरे होंगे। तो कई बार एग्जिट पोल में ये कि हम एक दूसरे से आगे बढ़े। आपके यहाँ कम से कम ये अच्छाई है इस चैनल में कि आप इस रेस में नहीं है, और जब तक एग्जिट पोल नहीं आ रहा आप नहीं दिखा रहे। कई जगह से एग्जिट पोल आने भी लगा है, अभी मैंने देखा गूगल डाल के है, कई जगह से एग्जिट पोल आने लगा। लेकिन आप जब तक मुतमईन नहीं है अपने काम से, अपने एग्जिट पोल से आप नहीं दिखा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं उसका। जी बिल्कुल, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। जल्दी ही एग्जिट पोल, सटीक एग्जिट पोल 8 अक्टूबर की तस्वीर क्या होगी उसको लेकर जो सवाल जवाब है वो एग्जिट पोल के जरिए और तीखे हो सकते हैं। एग्जिट पोल किस ओर इशारा करेंगे, ये सवाल जवाब होंगे। बंसल राव, आपके पास में आ रहा हूं, ये जो तस्वीर बदल रही है
ये जो कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिख रहा है, हालांकि एग्जिट पोल आएंगे तो और बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, और लेकिन उन सबके बीच ये एज मिला क्यों, ये एज बीजेपी ने दिया क्यों? देखिए, जब 10 साल आप पावर में हो जाते हैं तो कई बार आप अति आत्मविश्वास के शिकार भी होते हैं और आप ये समझते हैं कि जनता हमारे साथ है, जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं, और जैसे आपको एब्सोल्यूट पावर मिलती है वैसे जनता से आपका कनेक्ट कम होता चला जाता है जी। तो जो कांशीराम हमेशा कहा करते थे कि देश को मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूर सरकार जनहित की चिंता करती है, लोगों की समस्याओं पर फोकस करती है। जी जी। वो वन साइडेड फैसले नहीं। तो ताकतवर सरकार के अपने कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता को एक ही तो मौका मिलता है कि वो 5 साल बाद आपको चुनाव में हटा सके, और तो कोई मौका आप देते नहीं है उनको, उनकी सुनते नहीं है, उनसे कोई राय मशवरा नहीं करते। शुरू के दिनों में आम आदमी पार्टी ने ये उपक्रम किया था कि जनता की राय से फैसले करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी ये अपना बदल दिया जो उनका तरीका था। तो आज तो हालत ये कि जनता जिसको समझ ले, और जनता 10 साल एक तरह से, जो अभी हमारे साथी ने भी कहा कि लोगों को थोड़ा मजा भी आता है कि भाई एक बार इसको भी मौका दे के देख लेते हैं। जैसे महेश्वर जी ने राजस्थान की चर्चा की, वहां तो ये ट्रेंड ही चला आ रहा था इतने साल से कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। बिल्कुल ये बात सही है कि वसुंधरा जी ने पहली बार 150 का आंकड़ा उन्होंने क्रॉस किया था जब वो 2003 में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ा गया, तो उन्होंने वहां बदला। लेकिन मध्य प्रदेश में, जैसे हम बात करें, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने अच्छा शासन चलाया और खराब परिस्थितियों में भी वो इतनी सीटें भी लाए, और खुद अभी जो लोकसभा चुनाव जीते रिकॉर्ड बहुमत से जीते, इसके बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री पद के लिए कंसीडर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जनता में इन बातों का ये जो निर्णय, जो अभी महेश्वरी जी ने कहा कांग्रेस कल्चर है, तो या तो आप विधायक आपको मैं रोक रहा हूं थोड़ा।